हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं दोस्तों देवनागरी लिपि के गुण और दोष। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, देवनागरी लिपि के गुण क्या होते हैं। देखिए, पहला क्या होता है, एकरूपता। एकरूपता है क्या, देखिए, ध्वनि एवं लिपि की में एकरूपता देवनागरी लिपि का प्रमुख गुण है। इसकी ध्वनि का उच्चारण में एकरूपता है। एकरूपता का मतलब क्या होता है कि एकरूपता, जैसा कि हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। जैसे को हम क बोलते हैं तो क ही लिखते हैं, लेकिन अगर बात करते हैं उन्हीं पर प्रकार कोई भी शैली लगा लीजिए। मैंने इसमें देखिए दोस्तों रोमन शैली लगा रखी है, तो रोमन शैली में इसमें क्या लिखा गया है, देखिए, कन्नाइप को नाइप बोला जाता है। इसी प्रकार अलग अलग वर्ड बोले जाते हैं। तो एक रूपता पहला वर्ड है आपका। दूसरा क्या हो गया, इनमें एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इससे उच्चारित ध्वनि को ही लिखा जाता है। जैसे को या खो बोलते हैं तो को या खो ही लिखते हैं, जबकि रोमन में कुछ और बोलते हैं, कुछ और लिखते हैं। ठीक है, लिखते क्या हैं, बुट, और बोलते क्या हैं, बट। क्लियर दोस्तों, BUT लिखते हैं, बट बोलते क्या हैं, बट लिखते हैं, बट बोलते हैं। क्लियर। तीसरा क्या था, समस्त ध्वनियों की अभिव्यक्ति की क्षमता केवल देवनागरी लिपि में है, जो सर्वथा एक वैज्ञानिक रूप है। इस दृष्टि से रोमन लिपि अवैज्ञानिक है। तो क्या कह रहा है दोस्तों, कहने का मतलब है कि ध्वनियों की अभिव्यक्ति की क्षमता केवल देवनागरी लिपि में है। क्या है, ध्वनियों की अभिव्यक्ति यानी कि सुनने या बोलने की जो क्षमता होती है, ये सिर्फ देवनागरी लिपि में है और अन्य लिपि में इसका उच्चारण नहीं है। तो मैंने दोस्तों 3 बताए आपको कि इसके गुण क्या क्या हैं। पहला गुण है दोस्तों इसका, देवनागरी लिपि में दोस्तों एकरूपता है। एकरूपता का मतलब है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरे बार लगाएं हम रोमन शैली को, तो रोमन शैली में जैसा हम बोलते हैं वैसा लिखते नहीं हैं। जैसे बुट, बट को बुट बोलते हैं। और देखिए दोस्तों, दूसरा क्या है, इस लिपि में दोस्तों चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे चिन्ह क्या होते हैं, एक ही चिन्ह का होता है। जैसे को हम को लिखते हैं, खो को खो लिखते हैं, लेकिन जबकि उस शैली में, रोमन शैली में, हम बुट को बट बोलते हैं। अलग अलग वर्ड हैं दोस्तों। तीसरा क्या था, समस्त ध्वनियों की अभिव्यक्ति की क्षमता केवल देवनागरी लिपि में है, जो सर्वथा एक वैज्ञानिक रूप है। क्या है, अभिव्यक्ति याद रखना है दोस्तों। आपको 3 चीज़ों में याद क्या रखना है, इसको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि गुण और दोष में जब बात आती है तो पहला आप एकरूपता याद रखिए। क्लियर दोस्तों। और दूसरा याद रखना है आपको चिन्ह का प्रयोग। चिन्ह याद रखिए, एकरूपता याद रखिए, चिन्ह याद रखिए, और तीसरा लिखिए अभिव्यक्ति। क्लियर। और इसके आप दोस्तों चौथा बात करते हैं। चौथा क्या है, चौथा दोस्तों देवनागरी लिपि में ए स्वर को छोड़कर शेष के लिए दीर्घ मात्रा का प्रावधान है। क्लियर दोस्तों, दीर्घ मात्रा का प्रावधान है। ए को छोड़कर, सिर्फ ए को छोड़कर सभी में दीर्घ मात्रा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला दोस्तों इसका गुण है, देवनागरी एक अर्थ अक्षरात्मक लिपि है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक चीज लिख लीजिए। अगर आपके पैटर्न या यूओयू पैटर्न में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि देवनागरी लिपि के गुण और दोषों के बारे में, आया हुआ क्वेश्चन है 2018-19 में लगातार पूछा है दोस्तों। अगर इस साल भी आने के चांस बनते हैं तो आप ऐसे बताएंगे कि पहला गुण क्या है इसका। पहला गुण रहेगा आपका, इसकी है जो है एकरूपता, पहला हो गया। दूसरा जो है एक ही चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा है अभिव्यक्ति। और चौथा क्या बता रहा है दोस्तों, ए स्वर को छोड़कर शेष के लिए दीर्घ मात्रा का प्रावधान है। किसमें, देवनागरी लिपि में। तो देवनागरी एक अर्थ अक्षरात्मक लिपि है। पांचवा है अर्थ अक्षरात्मक। और उच्चारण एवं उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से देवनागरी की प्रत्येक ध्वनि का सार्थक विश्लेषण पूर्णतः संभव है। क्लियर। मुद्रण एवं टंकन की दृष्टि से देवनागरी की उपयोगिता सर्व स्वीकृत है, मुद्रण और टंकन की। क्लियर दोस्तों, मुद्रण में भी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगला है, देवनागरी लिपि की लिखावट कलात्मक है। रोमन की भांति देवनागरी में आंसू लेखन की सुविधा नहीं है। क्लियर दोस्तों। अगला है, इसके लेखन में एकरूपता है, हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। अब दोस्तों जिसके गुण होते हैं उसके कुछ दोष भी होते हैं दोस्तों। तो दोष क्या क्या है, देखिए, देवनागरी लिपि में जहां एक और अनेक विशेषताएं हैं, वहीं दूसरी इसके कुछ त्रुटियां भी हैं। जैसे पहले त्रुटि क्या है दोस्तों, देवनागरी लिपि में चिन्हों की एकरूपता सर्वत्र नहीं दिखाई जाती। कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जिसके लिए एक से अधिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों। अगला क्या है, लिपि में कई चिन्ह अलग अलग होते हैं, जैसे ड़, डो। क्लियर दोस्तों। अगला है, स्वरों की मात्राएं नीचे ऊपर दाएं बाएं लगती हैं। ये पता ही है दोस्तों। जैसे हम कोई भी चीज लिख लें, मान लो हमने कर्म लिखा, कोई ऐसा रहता है, एक कर्म हो गया, और दूसरा हमने क्रम लिखा, तो ये होता है। तो स्वरों की मात्राएं अलग होती हैं, नीचे ऊपर दाएं बाएं कहीं भी हो सकती है। देवनागरी कुछ चिन्ह भ्रम उत्पन्न करते हैं, जैसे खौ। भ्रम उत्पन्न क्या करते हैं, खौ में क्या है,
जैसे ये ख है, इसको कोई र और वो भी पढ़ सकता है। तो दोस्तों भ्रम उत्पन्न करते हैं, इसमें संभव ही है। इसमें संयुक्ताक्षर कभी मिलाकर लिखे जाते हैं तो कभी स्वतंत्र रूप से, जैसे श्योत्रज्ञो, ये कभी दोस्तों मिलाकर लिखे जाते हैं तो कभी चिपका कर लिखे जाते हैं दोस्तों। तो ये भी एक इनका दोष है। संयुक्त व्यंजनों में कुछ ध्वनियाँ पहले उच्चारित होती हैं लेकिन उनके बाद में लिखा जाता है, जैसे कर्म में र का उच्चारण म से पहले होता है। ये तो आपको पता ही है दोस्तों कि कुछ ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं लेकिन उनके बाद में लिखा जाता है। क्लियर दोस्तों। अगला क्या है, इनमें लिपि चिन्हों की मात्रा अधिक है, इसके सीखने में कठिनाई होती है। इस लिपि में अखिल भारतीय लिपि बनने की क्षमता नहीं है क्योंकि इसमें द्रविड़ लिपियों की तरह हस्त ए और ओ का अभाव है। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना है दोस्तों, और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।